मानसून के मौसम में अगर आप ऊटी ट्रैवल करते हो तो बारिश किसी भी दिन हो सकती है। जैसे कि हम जिस दिन यहाँ पर आए उस दिन कुछ बारिश नहीं थी। डे 2 में थोड़ी बहुत बारिश थी। डे 3 में कंटिन्यूस बारिश हुई और डे 4 आज भी कंटिन्यूस बारिश हो रही है। हालांकि बीच बीच में आधे घंटे 40 मिनट के लिए ये बारिश रुकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बारिश होते ही रहती है। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ ऊटी के हिंदुस्तान फोटो फिल्म फैक्ट्री, जो कि यहाँ पर एक्सरे फिल्म्स, ग्राफिक आर्ट फिल्म्स और फोटोग्राफिक पेपर जैसे चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। यह ऊटी की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फैक्ट्री में से है। दरअसल परसों से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ है और आज तो कुछ ज़्यादा ही डार्क दिख रहे हैं। लगता नहीं कि आज बारिश रुकने वाला है। बस ये देखना है कि ड्राइव करते वक्त कहीं ये बारिश बहुत ज़्यादा तेज ना हो जाए। रोड्स भीगे हुए हैं और इस बात का ख्याल रखते हुए मुझे गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल में चलाना है। साथ ही जहाँ टर्न्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा स्लो करना है। अगर रूट की बात करूं तो मैं उसी रूट से जाने वाला हूं जिस रूट से मैं बैंगलोर से ऊटी आया था। लेकिन फिर भी आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, मैं ऊटी से गुडलूर, गुडलूर से मुदुमलाई और बंदीपुर टाइगर रिजर्व क्रॉस करूंगा और गुंडलूपेट होते हुए मैसूर, फिर मैसूर से बैंगलोर जाऊंगा। बारिश थोड़ी तेज हो चुकी है, लेकिन विजिबिलिटी में अभी भी कोई भी इशू नहीं है। तो जब से हमने पाइकारा लेक को पार किया है तब से बारिश की स्पीड लगातार बढ़ रही है और रास्ते में भी फॉग एंड मिस्ट दिखने शुरू हो गए हैं। अब बारिश तेज हो चुकी है, साथ ही साथ अभी टर्न्स एंड कर्व्स बहुत ज़्यादा ही हैं रोड्स पे। तो अभी मुझे ख्याल रखना होगा कि सामने से कोई गाड़ी अगर आ रही है तो मैं प्रॉपर हॉर्न और लाइट का यूज़ करूं। तो अभी मैं पहुंचा हूं 9th माइल शूटिंग स्पॉट पर, जिसे वेनलॉक डाउन्स भी कहते हैं, और बारिश के कारण यह जगह फॉग एंड मिस्ट से भरा हुआ है। ऐसे मौसम में जो बाइकर्स हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर बारिश बहुत तेज़ है तो थोड़ा सा रुक जाएं और उसके बाद अपने राइड को शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर बारिश के कारण रोड्स बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं। और जिनके पास कार है वह अपने कार को भी थोड़ा स्लो ही चलाएं, क्योंकि यहाँ पर फॉग एंड मिस्ट इतने भर जाते हैं कि विजिबिलिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। एक और ज़रूरी बात, अगर आप बैंगलोर से ऊटी आते हो तो आप मसीनागुड़ी होके भी आ सकते हो या फिर गुडलूर होके भी आ सकते हो। लेकिन रिटर्न ट्रिप में आपको गुडलूर होके ही जाना होता है, क्योंकि मसीनागुड़ी वाली रूट रिटर्न के लिए अलाउड नहीं है। और ये हो गया विजिबिलिटी ख़त्म, यानी कि बारिश तो बंद हो चुका है लेकिन फॉग एंड मिस्ट ने इस रोड को कवर कर दिया है। और जैसे कि मैं गाड़ी की लाइट्स पहले से ही ऑन रखा हूँ, अब गाड़ी को मैं स्लोली चलाऊँगा। मुझे नहीं पता सामने से जो कार आ रही है उसे मेरी विजिबिलिटी कितनी है, लेकिन मैं जितना हो सके गाड़ी को स्लो और केयरफुली ड्राइव करूँगा। मुझे अभी रोड सिर्फ 100 फीट तक ही दिख रहा है
अब देखते हैं ऐसा मौसम कहाँ तक रहता है, यानी कि बारिश तो फिर भी ठीक है, पर विजिबिलिटी जहाँ पर फॉग एंड मिस्ट के कारण कुछ भी ना दिखे, यह कहाँ तक रहता है। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि अभी क्योंकि बारिश हो रही है, फॉग एंड मिस्ट हैं, तो यहाँ पर अभी बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं जो कि ओवरटेक कर रही हैं, और यहाँ तक कि मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरटेक ना करूँ और एक नॉर्मल स्पीड में कार को एटलीस्ट ये माउंटेन हिली वाले रास्ते को पार करने तक आराम से गाड़ी चलाऊँ। ये एक लोकेशन पे रुके हैं अभी रिटर्न जाते वक्त। ये देखो कितना सही व्यू है ना। दिख रहा है, यहाँ आप रुक सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गुडलूर, और यहाँ पर आप अपनी कार की रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के एंट्री पॉइंट पर, और अभी हम पहले मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को क्रॉस करेंगे एंड देखते हैं कि आज हमें इस टाइगर रिजर्व में कोई जानवर देखने को मिलते हैं या नहीं। आते वक्त तो खैर हमें एक हाथी और कुछ हिरन देखने को मिला था, पर अभी जाते वक्त हमें क्या देखने को मिलता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और ये रहे हमारे भारत के सभी जंगलों में पाए जाने वाले कॉमन स्पॉटेड डियर्स। और अभी सामने से मेन रोड पर ही एक हाथी आ रहा है। हालांकि यह हाथी पालतू है, जिससे कि पेट्रोलिंग और जंगल के अन्य कामों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा यूज़ किया जाता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि हमें आते वक्त हाथी दिखा था, ठीक वैसे ही हमें जाते वक्त भी हाथी दिख गया। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं कर पाया क्योंकि गाड़ी ड्राइव पे थी और पीछे और भी कार्स थे। और ये रहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। जंगल में आपको कुछ दिखे ना दिखे, पर मोर, हिरन और लंगूर आसानी से दिख जाते हैं। तो ये ख़त्म हुआ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का एरिया, और अब हम एंटर करने वाले हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जहाँ पर शायद हमें वापस एक एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी। बाय द वे, और एक बात बता दूँ, जब आप रिटर्न जाते हो तो आपकी गाड़ी की डिक्की या फिर प्लास्टिक बॉटल्स की चेकिंग नहीं होती है। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंटर करने के लिए 20 रुपये का एंट्री फ़ी देना होगा, और ये फास्टैग या फिर बाई कैश भी होता है। ये वही स्पॉट है जहाँ कुछ दिन पहले एक हाथी ने कुछ व्हीकल्स का पीछा किया था, जिनमें कुछ बाइक और कार भी थे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बंदीपुर की एंट्री पॉइंट पे, जो कि हमारे लिए आज एग्जिट पॉइंट ही है। और इसके बाद एक जगह कहीं पर रुकेंगे, ब्रेक लेंगे और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, चाय पीते हैं, और उसके बाद अपने ड्राइविंग को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि ऐसे मौसम में अगर आपको नींद आ जाए, जो कि बहुत स्वाभाविक है, तो ब्रेक लेकर अपने आप को फ्रेश करें, उसके बाद ही ड्राइविंग कंटिन्यू करें।
और ये रहा गुंडलुपेट का जंक्शन, जहाँ से अगर लेफ्ट जाएं तो आप वायनाड की तरफ जाओगे और अगर सीधा जाएं तो आप मैसूर की तरफ जाओगे। तो गुंडलुपेट के बाद अभी हम पहुंचने वाले हैं नंजनगुड़। नंजनगुड़ गुंडलुपेट और मैसूर के बीच का एरिया है। और ये आ गया मैसूर गुंडलुपेट का टोल गेट, जहां पर आपको 60 रुपये फास्ट टैग से देना होता है। तो ऊटी से बेंगलोर वापस जाते वक्त अगर आपको लंच करना है तो कुछ ऑप्शंस मैं बता सकता हूँ। जैसे कि नंजनगुड़ के बाद जब टोल गेट आएगा, ठीक उसको क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में आपको एक अच्छा सा बड़ा रेस्टोरेंट दिखेगा, जहाँ पर आप लंच कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने भी लंच किया है और एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। इसके अलावा आप मैसूर में भी लंच कर सकते हैं, लेकिन मैसूर में एक अच्छे रेस्टोरेंट या होटल के लिए आपको ज़्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि आप मैसूर के अंदर घुसें और फिर बाईपास होते हुए मैसूर को क्रॉस करें। लेकिन अगर आपको मैसूर सिर्फ रिंग रोड क्रॉस करके निकलना है तो बेटर होगा आप टोल गेट के बाद जो लेफ़्ट साइड में रेस्टोरेंट है वहीं पर ही लंच कर लें, और फिर नंजनगुड़ और जो मैसूर का जो जंक्शन है वहाँ से आप रिंग रोड होते हुए सीधा मणिपाल हॉस्पिटल जहाँ पर है, यानी कि NH 275 जहाँ से कनेक्ट होती है, वहाँ पर चले जाएं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मैसूर के उस जंक्शन में जहां पर NH 275 कनेक्ट होती है, और यहां से अभी मुझे सीधा बेंगलोर के लिए जाना है। और ये रहा इस एक्सप्रेसवे का पहला टोल चार्जेस, जो कि 175 रुपये एक साइड का है। अगर आपको एक्सप्रेसवे में कहीं लंच करने का प्लान है तो आप मधुर या फिर चनापटना के पास कहीं पर लंच कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ एग्जिट पॉइंट्स दिखेंगे और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी दिखेंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक मांडिया, पाकासाला और ऐसे ही एम्पायर, और भी ऐसे कई सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आपको मिल सकते हैं। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ रामनगर, जिसे शोले में रामगढ़ के नाम से बताया गया था, और यह जगह बहुत ही सीनिक है। और आप जब इस रूट को क्रॉस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों तरफ पहाड़ हैं और आप बीच से क्रॉस कर रहे हो। और अभी में हम पहुंचे हैं बीडडी, जहां पर हमें दूसरा टोल चार्जेस देना है, जो कि 180 रुपये है एक साइड से। और इस टोल को क्रॉस करते ही हम पहुंचने वाले हैं बेंगलोर की एंट्री पॉइंट पे, जो कि कैंगेरी और राजा राजेश्वरी नगर का एरिया है। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्ट्रेट इंटरसिटी होके जाएं या फिर नाइस रोड होते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुंचे, और वहां से आपके घर के पास के अनुसार आप कोई भी रूट को चूज कर लें। मुझे अभी जाना है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसलिए मैं यहाँ से नाइस रोड लूँगा, जिसके लिए मुझे अभी यहाँ से लेफ़्ट होते हुए फिर से नाइस रोड का टोल पे करना है,
और यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुँचना है। वैसे तो नाइस रोड बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है, यानी कि यह एक बिजी रोड है। इसलिए आप जब यहाँ पर गाड़ी चलाएं तो केयरफुली चलाएं। आए दिन यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं पहुँच चुका हूँ बेंगलोर। आई होप आपको आज के वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहां पर मैं आपको कहीं किसी नए जगह पर ले जाऊंगा और अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा।